Hello everyone, my name is Ravi Soni. I am your SS teacher. Today we will start our first chapter of class 7 history, that is tracing changes through 1000 years. जैसे कि हमने क्लास 6 में जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो थी एशियन, जो क्लास 7 में हम जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो है मिडिवल और जो हम 8 में पढ़ने वाले हैं वो होगी मॉडर्न. सो लेट्स स्टार्ट ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years. ये एक चेंजेस को पूरा चैप्टर आपको दिखाया जाएगा कैसे चेंजेस होते गए हमारे इंडिया में. ओवरऑल वर्ल्ड में भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंडिया को लेकर. सबसे फर्स्ट जो चेंजेस आया था वो आया था हमारे मैप से. एज यू कैन सी इन ऑन योर फर्स्ट पेज, दैट इज अ मैप. ये जो मैप है वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये जो मैप सबसे फर्स्ट मैप 1 and map 2. As you can see, there are the two maps. On the first page there is the first map, and this map was made by Arab geographer, and his name is Al-Idrisi. Al-Idrisi ने ये जो मैप बनाया था वो बहुत सालों पहले बनाया था. That is 1154 CE. And the second map, as you can see on the second page, this map. This is the second map, and this map was made by the French cartographer. What do you mean by the cartographer? French cartographer. पहले जान लेते हैं cartographer होते कौन है. Cartographer a person who make the map. जो लोग मैप बनाते हैं एक ऐसे स्पेशलिस्ट लोग होते हैं जो उसी में बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं. तो ये जो फ्रेंच कार्टोग्राफर थे उन्होंने ही ये मैप बनाया सेकंड मैप. अब क्या डिफरेंसेस थे? लेट्स सी. In Al-Idrisi map, South India is where we would expect to find the North India, and Sri Lanka is the island at the top place. क्या चेंजेस थे दोनों के मैप में? मैप वन में अगर आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो ये मैप अगर आप इंडिया के मैप को अगर उल्टा कर दें तो वो दिखेगा. जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि जो पोर्शन है वो श्रीलंका का है, तो ये किसमें दिखाया, कैसे दिखाया गया है? नॉर्थ पोर्शन में आपको दिखाया गया है. बट दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन. प्लेसेस नेम आर मार्क इन अरेबिक. यहाँ पे जितने भी जो प्लेसेस के नेम है इस मैप में, जितने भी आप प्लेस को नेम देखेंगे वो सब किस में लिखे हुए? कौन सी लैंग्वेज में? अरेबिक लैंग्वेज में लिखे हुए. बट इन द सेकंड मैप एज यू कैन सी दिस वाज मेड बाय, किससे बनाया गया था? आपको पहले बताया है ये फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था. फ्रेंच कार्टोग्राफर ने ये जो मैप बनाया था ये आप देख सकते हो काफी डिटेल में ये मैप बनाया गया है और ये बहुत ही सिमिलर है आज के मैप से. As you can see, श्रीलंका आज भी हमें इसी पोर्शन में देखने को मिलेगा. So it is as similar as today's map. और इसमें जो भी नेम, प्लेस की जो नेम्स वगैरह दे रखे हैं वो ओवरऑल इंग्लिश में दे रखे हैं. कनौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज कनौज. ये डिफरेंटली है, थोड़ा आप देख सकते हो चेंजेस क्या है. तो कनौज जो है वो डिफरेंट स्पेल किया है इस मैप के अंदर. What was the difference between the first map and the second map? Difference of years. कितने सालों बाद दूसरा मैप बनाया गया था? वो था 600 years. फर्स्ट जो मैप अरब के ज्योग्राफर ने बनाया था अल-इदरीसी ने, वो अल-इदरीसी के बाद जो सेकंड मैप जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था वो 600 साल बाद बनाया था और उसमें आप चेंजेस देख सकते हो. तो दैट इज कॉल्ड द चेंजेस. ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर था. ये जहां से चेंजेस स्टार्ट हुए वो मैप से स्टार्ट हुआ था, कैसे चेंजेस आए. एंड दिस मैप, ये जो डिटेल जो मैप है वो मोस्ट ऑफ कौन यूज करते थे? दिस मैप वाज यूज्ड बाय द यूरोपियन सेलर्स. सेलर हम किसको कहते हैं? जो शिप वगैरह में जो काम करते हैं वो उनके द्वारा ये यूज किया जाता था. और जो मर्चेंट्स एंड देयर वॉयेज, वॉयेज का मतलब क्या कहते हैं? हम जो दूर से यात्रा करते हैं शिप के द्वारा जो यात्रा करते हैं उसमें ये मैप को काम में लिया जाता है. बिकॉज इसके अंदर ओवरऑल जो सब कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल में दे रखा है. बोथ द मैप आर ऑफ सेम एरिया, बट आप दोनों में डिफरेंसेस देख सकते हो कि फर्स्ट मैप कैसा है और सेकंड मैप किस वे में बनाया गया है. ओके, सो हियर इज आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनोलॉजीज? टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है टर्म दैट टेक्स चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जब समय जैसे जैसे निकलता जाता है क्या चेंजेस आते हैं, कौन से वर्ड में चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनोलॉजीज. टर्मिनोलॉजीज में सबसे फर्स्ट क्या चेंजेस हम देखेंगे, दैट इज लेट्स टेक द टर्म हिंदुस्तान. आज अगर हम हिंदुस्तान बोलेंगे तो इट रेफर्स टू आवर इंडिया. ठीक है, आज हम हिंदुस्तान बोलेंगे तो हर किसी को बताया वो हिंदुस्तान किसको रेफर करते हैं? इंडिया को रेफर करते हैं. बट क्या पहले ऐसा था? आज से इतने सालों पहले ऐसा था क्या?
नहीं, Mian Siraj, a chronicler who wrote the version, he made the area of Punjab, Haryana and lands between the Ganga and Yamuna. हिंदुस्तान पहले मियाज के सिराज कौन थे? एक क्रॉनिकल थे जो जिन्होंने पर्शियन में क्या चीज लिखी थी? हिंदुस्तान किसको कहते हैं? पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच में जो एरिया है उनको क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान कहा जाता। मींस ओवरऑल इंडिया को हिंदुस्तान नहीं कहा जाता। फिर उसके बाद उन्होंने कहा पॉलिटिकल सेंस से उन्होंने ये चीज कही कि हिंदुस्तान हम किसे कहेंगे? पॉलिटिकल सेंस में उन्होंने ये बताया कि जो दिल्ली सल्तनत थे, जो दिल्ली सुल्तान थे, तो दिल्ली के आसपास का ये डोमिनेशन किसको कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया। तो उस एरिया में दिल्ली सुल्तान का डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया जितना भी उसे हम क्या कहेंगे? हिंदुस्तान कहेंगे। बाबर यूज्ड Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitant of the subcontinent. जहाँ बाबर ने हिंदुस्तान को कैसे डिस्क्राइब किया था? उन्होंने ज्योग्राफिकल वे में उनको डिस्क्राइब किया था। जैसे कि उन्होंने ये बताया था कि वहाँ के रहने वाले लोग जो है, उनका जो कल्चर है, उनके रहने का जो तरीका है, उन सभी वे को उन्होंने क्या बताया था? हिंदुस्तान बताया था। अगर हम अन्य दूसरों की बात करें तो उन्होंने वर्ड दिया था हिंद। नेक्स्ट जो चेंज था, अगर हम चेंज की बात करें तो एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं फॉरेनर्स। फॉरेनर्स आज हम जो यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? जो लोग दूसरे देश से आए हुए हैं, अदर कंट्रीज से जो आने वाले लोग हैं, हम उसे क्या कहते हैं? फॉरेनर कहते हैं। क्या पहले फॉरेनर भी उन्हीं को कहा जाता था? लेट्स सी। A simple term like foreigner, it is used today to mean someone who is not an Indian. जो इंडियन नहीं है हम उसे क्या कहते हैं? फॉरेनर कहते हैं। बट क्या पहले ऐसा होता था? नहीं। बट पहले के लोग क्या करते थे? जो लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट आए हैं या फिर एक गांव से दूसरे गांव में आए तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेनर कहते हैं। जैसे इसका हिंदी शब्द होता है एक अजनबी या फिर परदेसी। तो उसका जो मीनिंग था फॉरेनर का, उसका मीनिंग क्या निकल रहा था? अजनबी या फिर परदेसी। तो जब भी कोई गांव से कोई व्यक्ति आता था या फिर कोई दूसरे स्टेट से आता था तो उसे हम कहते थे परदेसी कहते थे। ओके, here is our next topic, that is historian and their source. हिस्टोरियन हम किसे कहते हैं? हिस्टोरियन हम उन लोगों को कहते हैं जो हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, that is called historian. अब their sources, अब हिस्टोरियन को उनके सोर्स के बारे में कैसे किस सोर्स से उन्हें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है? Historian use the different type of the source to learn the past depending upon the period of their study, the nature of their investigation. Now, अगर हम बात करें स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, जो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, हिस्टोरियन जो भी है वो किस सोर्स से इन्वेस्टिगेट करते हैं? लेट्स सी। कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड फॉर द इंफॉर्मेशन। हिस्टोरियंस क्या करते थे? या तो किसी कॉइन्स को कलेक्ट कर लेते थे कॉइन से, या फिर इंस्क्रिप्शन है, आर्किटेक्चर है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है, उनसे वो सारी हिस्ट्री, वो सारी चीजें कॉपी करते थे और उनके बारे में फिर वो इन्वेस्टिगेट करते थे कि क्या ये चीज पहले हुई थी या फिर नहीं थी। ये हिस्टोरियंस का काम होता था। बट जैसे जैसे हिस्टोरियंस को ये चीजें सारी मिलने लगी, जैसे कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो उनसे ये पता लगाते थे कि जो पहले के जो लोग हैं वो क्या करते थे? इन सारी चीजों से डिटेल निकालते, लाइक कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन। बट दे स्लोली डिस्प्लेड अदर टाइप ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस पीरियड। पेपर ग्रेजुअली बिकेम द चीपर एंड मोर। अब उस समय क्या होगा? पेपर जो है वो आने लगा, पेपर बहुत चीप रेट पे मिलने लगा, बहुत ही चीप मिल रहा था, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया पेपर्स में सारी कॉपीज उन्होंने स्टार्ट कर दी। सो लेट्स सी, पीपल यूज इट टू राइट द होली टेक्स्ट। अब वो पेपर्स पर मोस्टली क्या लिखते थे? पीपल मोस्टली यूज टू राइट द होली टेक्स्ट। अब वो होली टेक्स्ट होते थे क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर्स, लेटर एंड टीचिंग ऑफ द सेंट। वो क्या करते थे? पेपर्स पर जैसे टीचिंग से, जो सेंट्स की टीचिंग्स होती है, जो मॉन्क्स थे, जो वो पढ़ाते थे, तो उनकी टीचिंग्स को वो लिखते थे। लेटर्स है, क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर्स के बारे में जो उन्होंने हासिल किया, उनको कब क्राउन किया गया था, उन्होंने क्या क्या बैटल फाइट की थी, वो सारी चीजें वो पेपर पर लिखा करते थे। अगर ये हाथ से लिखी हुई जो चीजें होती है उसे हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट हम किसे कहते हैं? जो हाथ से लिखी गई जो चीजें होती है उसे हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेंपल। अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में अगर पता करें तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो आपको कहां देखने को मिलेगी? मोस्टली बड़े बड़े टेंपल्स है वहां आपको देखने को मिलेगी। जो
जो वेल्दी लोग थे वो उनको कलेक्ट करके अपने पास रखते थे। मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स एंड दे वर प्लेस्ड इन द लाइब्रेरीज एंड आर्कीव्स। अब वो क्या करते थे, लाइब्रेरी में रखते थे या फिर आर्कीव्स में उसे रख दिया जाता था। व्हाट डू मीन बाय आर्कीव्स? आर्कीव हम किसे कहते हैं? आर्कीव जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से रखा जाता है। अ प्लेस वेयर द डॉक्यूमेंट एंड द मैन्युस्क्रिप्ट आर स्टोर्ड। बड़े-बड़े जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे और बहुत ही पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे और डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड आर्कीव्स। नाउ अब पहले तो क्या होता था कि प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं हमारे पास, देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोस डे, सो द स्क्राइब कॉपीड द मैन्युस्क्रिप्ट बाय द हैंड। अब हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस उस समय तो था नहीं, तो लोग क्या करते थे, जो स्क्राइब्स थे वो क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो उनको क्या करते थे, कॉपीड द मैन्युस्क्रिप्ट बाय द हैंड। वो अपने हाथों से कॉपी करते थे, लिखा करते थे, कॉपी करते थे। अब कॉपी करते समय क्या चीजें होती थी कि जो पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, बहुत ही पुराने मैन्युस्क्रिप्ट, उसमें काफी सारे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि बहुत ही पुराने मैन्युस्क्रिप्ट होने के कारण उनके कुछ अक्षर जो है वो मिट जाते हैं। जैसा कि हम कई बार करते हैं कि कुछ शब्द लिखे गए, कुछ सेंटेंस लिखा गया है और हमें कुछ सेंटेंस नहीं दिखा दिया, तो हम क्या करते हैं, हम अपने ओन से उसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं। तो यही चीज स्क्राइब के साथ हुई। एज द स्क्राइब कॉपीड द मैन्युस्क्रिप्ट, दे आल्सो इंट्रोड्यूस द स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हियर, अ सेंटेंस देयर। क्या होता था कि पुरानी जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी वो बहुत ही पुरानी होती थी, तो कुछ वर्ड्स जो है वो मिट जाते थे, कुछ सेंटेंस मिट जाते थे। तो जहां तक उन्होंने कॉपी किया वहां तक ठीक है, बट उसके बाद अगर उन्हें कुछ भी वर्ड्स या सेंटेंस मिसिंग दिखा तो वो अपना एडिशनली वो ऐड करते थे। तो एक दो वर्ड से ऐड करते करते धीरे धीरे काफी सारे चेंजेस आए और ये बहुत ही बड़ा चेंज बनकर आगे निकला। अगर हम पुराने मैन्युस्क्रिप्ट से आज के मैन्युस्क्रिप्ट, जो कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम कंपेयर करें तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। सो यू कैन सी same texts become the substantially different for the another. This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. आज के टाइम पे हमें जो मेन मैन्युस्क्रिप्ट जो है, जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है वो मिलना तो पॉसिबल है नहीं, बट जिन्होंने उनको कॉपी किया वो हमको मिल जाता है। तो वो जो कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट है और ओरिजिनल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, बिकॉज जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखने वाले हैं उन्होंने अपने ओन से वर्ड्स को क्या किया है, उसके अंदर एडिशनली ऐड किया है। ना ही वर्ड बट बहुत सारे सेंटेंस भी उन्होंने आगे ऐड किए हैं। क्रॉनिकल्स की जहां हम बात करें तो जियाउद्दीन बरानी जो क्रॉनिकल थे, उन्होंने अपनी एक क्रॉनिक्स कब लिखी थी, 1356 में लिखी थी। उन्होंने दो क्रॉनिक्स लिखे थे, उनके एक और उन्होंने एक वर्जन लिखा था, जो लिखा था उन्होंने 1960 में लिखा था, बट काफी टाइम बाद भी वो जो फर्स्ट जो पार्ट था वो किसी भी हिस्टोरियंस को मिला नहीं और उन्हें पता ही नहीं लगा कि उन्होंने फर्स्ट क्रॉनिक्स उन्होंने लिखा भी था, बट उन्होंने जो सेकंड वर्जन जो था वो जरूर उन्हें मिला था। बट आज भी वो चीज जो फर्स्ट जो क्रॉनिक है लाइब्रेरी में उनके कलेक्शन को बताया जाता है, या तो वो किसी लाइब्रेरी में गुम हो चुकी है या फिर वो लॉस्ट हो चुकी है, वो मिल नहीं पा रही है। या अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। अब पॉलिटिकल ग्रुप में क्या चेंजेस आने लगे, सोशल ग्रुप में क्या चेंजेस आने लगे, आज हम वो पढ़ेंगे। एट अ डिफरेंट मोमेंट इन अ पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज आने लगी, ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया नए नए टेक्नोलॉजीज आने लगे। अब यहाँ पर उस समय पर क्या टेक्नोलॉजीज आएगी, wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and the firearms in combat, new food, and the beverages arrived in the subcontinent, potatoes, corn, chilies, teas, and the coffee. अगर हम चेंजेस देखने जाएं तो सबसे पहले तो व्हील इरिगेशन, जो इरिगेशन के लिए जो व्हील्स थी वो सबसे पहले देखने को मिली हमें। फिर स्पिनिंग व्हील से जो वेविंग्स के लिए काम आती है वो देखने को मिली। फायर आर्म्स इन द कॉम्बैट, फायर आर्म्स मतलब तोप वगैरह है वो देखने को हमें मिलते हैं। फिर फूड्स की अगर हम बात करें तो पोटैटोस है, कॉर्न है, चिलीज है, ये सब मार्केट्स में अवेलेबल होने लग गए हैं। एज अ रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंज। अब ये जो समय आ गया था वो किस तरीके का समय आ गया था, हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे थे। इकोनॉमिक चेंजेस आपको देखने को मिलेगी, आपको पॉलिटिकल चेंज देखने को मिलेंगे, सोशल और कल्चरल चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। This was also the period of the great mobility. Mobility का मतलब क्या होता है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होते हैं, ट्रैवल करते हैं या फिर वहां शिफ्ट हो जाते हैं, that is called mobility. The group of the people travel long distance in the search of the opportunity. वो चाहते हैं कि हम इस जगह पर हमें कुछ नहीं मिल पा रहा तो वो दूसरी जगह पर जाकर कुछ कलेक्शंस करते हैं या फिर कुछ वर्क करते हैं जिससे उनको कुछ
अपना लाइवलीहुड निकालने को, कुछ या खाने को मिले या फिर कुछ पीने को मिले या फिर कुछ पैसे मिले। अगर हम यहाँ पर एक ग्रुप की बात करें, जब अभी हमने बात करी थी कि ग्रुप्स भी धीरे धीरे नए नए ग्रुप्स आने लगे थे, जो सबसे फर्स्ट ग्रुप था वो था ग्रुप ऑफ राजपूत, जो आज भी है। और ये जो राजपूत नेम है वो किस नेम से डिराइव हुआ था? वो था राजा पुत्र, मतलब जो राजा का जो पुत्र होता है उसे कहा जाता है राजपूत, और राजपुत्र कहा जाता है द सन ऑफ द रूलर। उस समय ये ग्रुप बन गया था। The between the 18th and the 14th century, the term was applied more generally to the group of the warrior who claimed Kshatriya caste status. वो अपने आप को क्षत्रिय बताते थे, राजपूत जितने भी थे वो अपने आप को क्षत्रिय बताते थे, और वो ये कहते थे कि हम लोगों की सेवा करते हैं, उन्हें मींस फाइटिंग्स वगैरह, क्षत्रिय का मोस्ट जो वर्क होता है वो फाइटिंग्स के लिए होता है। इसलिए वो ये ग्रुप जो था वो 18 और 14 सेंचुरी तक बन चुका था। ये जो आप देख रहे हो ये वीड है, ठीक है, इरिगेशन फील्ड जो बनाया गया परेशियन टाइम पर बनाया गया था। अदर ग्रुप, अब उस समय जो राजपूत तो थे ही, बट उसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप्स आए थे। वो थे मराठा, सिख, जाट, अहोम्स एंड कैस्टास। ये बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे, वो धीरे धीरे अब आने लगे, सामने आने लगे। ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम द पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। अब क्या होने लगा कि ये जो जितने भी ग्रुप्स है वो सारे धीरे धीरे अपने आप को पॉलिटिकली इंपॉर्टेंस के तौर पर रखने चाहते थे। वो चाहते थे कि अब हमारा ग्रुप क्या हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। थ्रूआउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट। अब क्या होने लगा कि लोग फॉरेस्ट को क्लियर करने लगे, वहां पर एग्रीकल्चर उन्होंने करना स्टार्ट किया, खेती बाड़ी करना उन्होंने स्टार्ट किया। To the extent of the agriculture, a change faster and more complete in the some area than in the other. Changes in their habitat force many forest and the dwellers to migrate. क्या होने लगे कि जो फॉरेस्ट है वो क्लियर होने लगे, एग्रीकल्चर का अब धीरे धीरे टाइम आने लगा, तो लोग एग्रीकल्चर उन्होंने करना स्टार्ट किया, खेती बाड़ी उन्होंने करना स्टार्ट। कुछ जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट हो रहे थे। कुछ लोगों के पास अपनी खुद की जमीन थी, बट कुछ के पास अपनी जमीन नहीं थी। तो यहीं से एक रैंकिंग भी स्टार्ट होने लगा था। They become the part of the large complex society and were required to pay the tax for offer the good and services to the local lord. जो वहां के जमींदार होते थे वो उनको वहां पर उन्हें टैक्स पे करना था। Some possess more productive land, other also kept the cattle. अब कुछ तो एग्रीकल्चर कर पाते थे, पर सभी लोग एग्रीकल्चर नहीं कर पाते थे, बिकॉज उनके पास उनकी जो लैंड थी वो नहीं होती थी, उनकी खुद की लैंड नहीं होती थी। तो वो क्या करते थे, वो कैटल्स रखते थे अपने पास, कैटल्स को राइड करते थे। Some combined the actual work with the agriculture activity during the lean season. People were grouped into the जातीज and सबकास्ट। अब यहाँ पर क्या होने लगा, जातीज भी डिवाइडेड होने लगी। देखो आप ये देखते जा रहे होंगे कि धीरे धीरे जो चेंजेस है वो कैसे बढ़ते चले गए। अब फॉरेस्ट क्लियर हुआ, एग्रीकल्चर करने लगे लोग, लैंडलॉर्ड्स को टैक्स पे करने लगे, एंड सम ऑफ देम दे वर कीपिंग द कैटल्स। कुछ लोग कैटल्स अपने पास रख रहे थे, बट जिनके पास जमीन नहीं थी वो क्या कर रहे थे, वो किसी और की जमीन पर काम करके अपना लाइवलीहुड चला रहे थे। बट नाउ अब कुछ क्या होने लगे, जो अदर्स थे, अब यहां पर जातीज एंड सबकास्ट डिवाइडेड होने लगा। अब धीरे धीरे ये ग्रुप अलग से डिवाइड होने लगा, कुछ जाति से बंटने लगे, कुछ सबकास्ट में बंटने लगे, कुछ अब यहाँ पर रैंकिंग स्टार्ट होने लग गई। बिकॉज जो जमीनें थी, जिनके पास अपनी खुद की जमीन है, खुद के पास जो लैंड है, खुद का एग्रीकल्चर जो वो कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे थे, वो एक टॉप रैंकिंग पर उनका रखा गया था। तो धीरे धीरे ये रैंकिंग में चेंज होना स्टार्ट कर गया। द स्टेटस ऑफ द सेम जातीज कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। अब जब जातीज डिवाइडेड होने लगी, अपनी अपनी जातीज को उन्होंने कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, तो अब वो उनका खुद का रूल्स और रेगुलेशंस भी बना रहे हैं। बट ये रेगुलेशन कैसे बनता है, इनके अंदर एक असेंबली होती है, जो एल्डर्स लोगों की असेंबली होती है, और ये लोग क्या करते हैं, इस एल्डर्स की जो असेंबली होती है उसे हम कहते हैं जाति पंचायत। बिकॉज ये जाति पंचायत में सारे बड़े बुजुर्ग लोग बैठते हैं और वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, जो कि उन लोगों को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। As now here is our next topic, that is रीजन एंड एम्पायर। अब रीजन और एम्पायर
एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर का चेंज आना, कौन कौन से एम्पायर्स आने लगे और उनके अंदर कौन कौन से रीजन उन्होंने कवर किए। लास्ट स्टेज लाइक दोस ऑफ द चलास, तुगलक्स और द मुगल encompassed many reasons. Sanskrit Prasastis praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban explained that he was the ruler of the vast empire that stretched from the Bengal in the east to the Ghazni in the Afghanistan in the west, include all the South Indian. यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो संस्कृत प्रशस्ति है उसके उनके बारे में लिखा गया था। किसके बारे में लिखा गया था? दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के बारे में लिखा गया था, जो सबसे बड़े तो एक्सप्लेन दैट ही वाज द रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर। इनके बारे में आपको इस पैराग्राफ में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन क्या है? ही वाज द रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर। वो सबसे बड़े एम्पायर के रूलर रह चुके हैं और उनका नाम है गियासुद्दीन बलबन, जो आप देख सकते हो 1266 टू 1287। ओके, here is the next language and reason। अब अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। आज हम जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, आज की जो हमारी हिंदी है, आपको लगता है कि क्या इतने सालों पहले हमारी हिंदी सेम यही थी जो आज हम बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। बिकॉज बहुत सारी लैंग्वेजेस है, सभी में चेंजेस आने लगे धीरे धीरे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट लैंग्वेजेस इन द रीजन ऑफ दिस लैंड। अगर हम लैंड की बात करें तो ये आमिर खुसरो द्वारा लिखा गया था। उन्होंने बताया था कि इस लैंड पर बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज लोग जाति में तो बढ़ने लग गए थे, सब कास्ट में बढ़ने लग गए थे, उनके रूल्स और रेगुलेशंस आने लग गए थे, तो अब लैंग्वेजेस भी धीरे धीरे चेंजेस होने लगे। आमिर खुसरो went on to explain that in the contrast to this language there was a Sanskrit which did not belong to any region। अगर हम रीजन की बात करें तो ये कहा गया था कि इस रीजन की लैंग्वेज ये है, इस रीजन की लैंग्वेज ये है। मींस डिफरेंट रीजन की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती थी। बट हमें दूसरों ने ये बताया कि जो संस्कृत लैंग्वेज जो है वो किसी भी रीजन से बिलोंग नहीं करती है, बिकॉज इट वाज एन ओल्ड लैंग्वेज। वो सबसे पुरानी लैंग्वेज है और सबसे ज्यादा जानने वाले कौन से लोग होते हैं? वो है ब्राह्मण लोग, और वो ब्राह्मण लोग ही होते हैं जो संस्कृत के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण। कोई भी आम इंसान इसके बारे में अधिक से जानकारी नहीं पता कर सकता कि संस्कृत आखिर क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है। बट सिर्फ ब्राह्मण जो है उन्हें अधिक से अधिक पता होता है कि संस्कृत लैंग्वेज कैसे बोली जाती है और क्या उसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट इज ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। अब ओल्ड और न्यू रिलीजन की अगर हम बात करें कि धीरे धीरे जो रिलीजन्स है वो चेंजेस आने लगे, रिलीजन्स में भी चेंज आने लगे। तो इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंज अकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। दिस इंक्लूड द वर्शिप ऑफ द न्यू, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंपल बाय द रॉयल्टी, द ग्रोइंग ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्राह्मण्स, द priest as dominant group in the society। अगर रिलीजन की अगर हम बात करें तो जो हिंदुइज्म है तो वो मंदिर में जाकर पूजा करते थे। एक मूर्ति रख लेते थे अपने सामने और उनकी हम पूजा करते थे। बट एक आइडिया उनके दिमाग में आया था, दैट इज कॉल्ड द आइडिया ऑफ भक्ति। अगर आप आइडिया ऑफ भक्ति की बात करें तो उसमें यह बताया गया था कि आपको किसी भी मंदिर की, किसी भी पुजारी की, किसी की भी मूर्ति की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप अपने मन से ही किसी भगवान को मानते हो तो दैट इज कॉल्ड द आइडिया ऑफ भक्ति। तो ये धीरे धीरे सभी लोगों में फैलता गया द आइडिया ऑफ भक्ति, और जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते थे वो बिल्कुल ही उसको अच्छी तरह से ज्वाइन करते थे। और इस टीचिंग में ये बताया गया था ऑफ अ लविंग पर्सन दैट डिवोर्स कुड रीच विदाउट द एड ऑफ द प्रीस्ट और एलाबोरेट द रिचुअल। किसी भी आपको प्रीस्ट की जरूरत नहीं होती, किसी पुजारी की आपको जरूरत नहीं, किसी मूर्ति की आपको जरूरत नहीं है, बट ओनली मन ही मन आपको एक आइडियल ऑफ भक्ति, इस आइडियल ऑफ भक्ति का मतलब ये कि आपको क्या करनी है? भक्ति करनी है। Okay, yeah, this was also the period when the new religion, the merchant, the migrant first brought the teaching of the Holy Quran to India in the 7th century। अगर हम 7th century की हम बात करें तो हिंदू रिलीजन तो था ही, बट धीरे धीरे एक न्यू रिलीजन भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में आने लगा। दैट इज एक मर्चेंट जो थे वो आए यहाँ पर, एक बुक लेकर आए थे जिसका नाम था होली कुरान। उनको वो कहते थे कि वो हमारी होली बुक है, दैट इज कॉल्ड कुरान। टू द इंडिया 7th century कुरान एज देयर होली बुक। उन्होंने ये बताया था कि वो
एक मुस्लिम रिगार्ड मुस्लिम ये बता देते कि जो कुरान है वो हमारी होली बुक है, और उन्होंने उनका ये कहना था कि सिर्फ भगवान क्या है, सिर्फ एक ही है, वो है अल्लाह। दोज लव द मर्सी, वो किसी भी व्यक्ति को, मनुष्य को ये नहीं कहते कि आप ऊपर जाति के हो या नीची जाति के हो, आप अमीर हो या गरीब हो, वो सबको एक जैसा रखते हैं। वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड को भी नहीं देते। ये कहना था मुस्लिम एक मर्चेंट थे जिन्होंने होली कुरान को इंडिया में लाया और उनके बारे में वो बताने लगे। अगर हम बात करें मुस्लिम्स की तो यहाँ पर देयर वर द शिया मुस्लिम हु बिलीव दैट प्रॉफिट मोहम्मद सन्स इन लॉ अली वाज लेजिटिमेट द लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। अब यहाँ पर क्या होता था कि जो मुस्लिम्स थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, वन इज कॉल्ड शिया मुस्लिम एंड सेकंड इज कॉल्ड सुन्नी मुस्लिम। तो जो शिया मुस्लिम थे वो जो प्रॉफिट मोहम्मद को मानते थे, और जो सुन्नी मुस्लिम थे वो जो खलीफा कम्युनिटीज को बिलोंग करते थे। तो इन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस तो नहीं था, बट यस ये दोनों ही अलग अलग चीजों को मेंटेन करके रखते थे। जैसे कि ये प्रॉफिट मोहम्मद की पूजा पूजते थे, प्रॉफिट मोहम्मद को अपना गुरु मानते थे, एक लीडर मानते थे। तो ये खलीफा जिसे हम कहते हैं खलीफा, द लीडर ऑफ द कम्युनिटी, और वो उन्हीं को एक अपना लीडर मानते थे। थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड द हिस्टोरिकल पीरियड, अगर हम बात करें हिस्टोरिकल पीरियड और टाइम की बात करें तो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपने हिस्ट्री को किस वे में डिवाइड किया था। अगर हमारी इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री, जो ब्रिटिश के हिस्टोरियन थे उन्होंने हमारी इंडियन हिस्ट्री को किस वे में डिवाइड किया था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पार्ट। उन्होंने 3 पार्ट में हमारे इंडिया को डिवाइड किया था, दैट इज कॉल्ड हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उनका ये मानना था कि जो हमारे इंडिया में पहले जो शासक थे वो कौन थे, हिंदू थे, उसके बाद मुस्लिम्स आए और देन आफ्टर ब्रिटिश। तो उनका ये मानना था कि अगर हिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करें तो वो 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ओके, द नेक्स्ट पैरा इज द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर। जैसे कि हमने पहले आपको मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने बताया था कि हमने जो 6th में जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो थी एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हमने ये पढ़ा था हंटर्स एंड द गैदरर्स। आप देख सकते हो हंटर्स एंड द गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन द टाउन विलेजेस। हमने ये 6th में हमने पहले से पढ़ रखा है। अब जो हम हिस्ट्री जो पढ़ने वाले हैं वो होगा मेडिवल के बारे में, मींस मेडिवल हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड ड्यूरिंग दिस 1000 years the societies of the subcontinent were transformed often, and the economy in the several regions reached a level of the prosperity that attract the interest of the European trading company। ये 1000 years की जो चेंजेस जो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स में आए थे वो एक इंडिया को एक अलग ही लेवल पर लेके गए थे, जो कि यूरोपियन कंट्रीज को अट्रैक्ट करने लगे थे, और तब जाकर यूरोपियन कंट्रीज एक कंपनी के तौर पर हमारे इंडिया में वो स्थापित हुए थे और इंडिया में आए थे। जो हिस्ट्री को हम कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मींस हमारी जो हिस्ट्री है वो 3 पार्टों में डिवाइड हुई है, दैट इज कॉल्ड एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। थैंक यू सो मच।